Good morning, everybody. Good morning, everybody. Acha, listen. We are starting with your topic, valuations of security. Now, I just heard that yesterday you were told that we'll be starting अपन आज portfolio management start करने वाले हैं. ऐसा बोला था? Come on, dears. Right. I think you were being informed this and विराट सर से मेरा डिस्कशन हुआ कि हम लोग ये चालू करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, एक फ्लो मिल जाएगा आपको. ओके, सो वी आर प्रेफरिंग टू स्टार्ट विद वैल्यूएशंस ऑफ सिक्योरिटी. या सो स्टार्ट करूं? कम ऑन एवरीबॉडी, फोकस, स्टार्ट करें. ओके, अच्छा लिसन. ओके, व्हाटएवर विश टू राइट, आप जो लिखना चाहते हैं आप यहां से ले सकते हैं. आप शुरुआत देख लीजिए टॉपिक की, ताकि यू नो आप कर क्या रहे हैं. देखिए, सबसे पहला, एंटायर शेयर मार्केट. एंटायर शेयर मार्केट, जो भी आप सुनते हैं एनालिस्ट का रिकमेंडेशन, पिछले 2 हफ्तों से इलेक्शन रैली चल रही है, बाजार ऊपर चल रहा है. पीपल आर सेइंग एसबीआई का शेयर 20% बढ़ेगा, विप्रो का शेयर 15% बढ़ेगा. बेसिकली वो लोग ये कहते कैसे हैं, हाउ दे कम, मतलब उस पॉइंट पे आया कैसे जाता है कि क्या भाव होगा. वो लोग यूज करते हैं वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी की कॉन्सेप्ट्स. एक हिंट देता हूं गाइस, लाइन सुनना, ध्यान से सुनना. 1980s में किसी बंदे ने अगर सिर्फ 10,000 रुपए, जस्ट 10,000 रुपीज, 1980s में किसी आदमी ने 10,000 रुपए विप्रो के शेयर में लगाए होते, 1980 में 10,000 रुपए, तो 2013, आई एम नॉट टॉकिंग 2014 ऑल्सो, 2013, एक साल पहले, उसकी वर्थ 550 करोड़ के ऊपर की थी. जस्ट इमेजिन, 10,000 रुपए लगाए हुए 550 करोड़, उसके बाद कुछ नहीं. आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं सर ऐसा हुआ है, इंडियन मार्केट्स में हुआ है. इंडियन मार्केट्स में ऐसा देखा गया है कि विप्रो जैसी एक कंपनी जिसने 1980s में 10,000 रुपए लोगों ने लगाए, वो 550 करोड़ की वैल्यू हो गई. अगर आप ये सुन रहे हैं ऐसा कैसे हो गया सर, तो आइडिया सिंपल है. उस जमाने में फेस वैल्यू 100 रुपया थी, और ऑफकोर्स इसके हिसाब से शेयर्स भी 100 ही इशू किए गए थे. विप्रो ने 9 बार तब से लेके आज तक बोनसेस डिक्लेयर किए हैं, एंड इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है कि तब का शेयर या तब का 10,000 आज का 550 करोड़ रुपया है. यू कैन इमेजिन कि कितना पैसा लोगों ने कमाया इसके अंदर. सो द क्वेश्चन था, सर ये किया, हुआ क्या? हमें आज पता है, वी नो इट टुडे, हमें आज पता है कि ऐसा हुआ है, राइट? ऑफ कोर्स आज गिवन अ चॉइस, आज हम लोग क्यों ना ऐसी किसी कंपनी में पैसे लगाएं जो आज से 15 साल, 20 साल, 50 साल, इसमें कुछ इतनी बड़ी रकम बन जाए, इतना पैसा बन जाए. द क्वेश्चन स्टैंड्स, सर ये करें कैसे? ये टॉपिक आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा सकता है कि वैल्यूएशन कैसे किए जाते हैं. सो इस वक्त हम स्टार्ट कर रहे हैं शेयर बाजार का बेसिक बैकबोन, ये है वैल्यूएशंस ऑफ सिक्योरिटी. कंफर्टेबल टिल हियर? एवरीबॉडी कंफर्टेबल टिल हियर? कंटिन्यू करते हैं, ठीक है. देखिए, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं. देखिए गाइस, आप सीए इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हो, हम सीए, सब सीए इंस्टीट्यूट के हैं. सर सीए इंस्टीट्यूट के अंदर वैल्यूएशन एज सच एक टॉपिक है. कितना? 8 मार्क, और क्या 8 मार्क, 10 मार्क, वर्स्ट कम वर्स्ट. बट द क्वेश्चन इज, सर इंटरनेशनली बच्चों वैल्यूएशन एक करियर है. लोग वैल्यूएशंस में करियर बनाते हैं. हमारे लिए क्या? 8 मार्क, 10 मार्क, 12, और क्या. लोग इसमें करियर बनाते हैं. पीपल बिकम एन एनालिस्ट. लोग इसमें करियर बनाते हैं, पैसे बनाते हैं इससे. क्वेश्चन, सर करते क्या है? स्टूडेंट्स, वैल्यूएशंस को 4 हिस्सों में समझा जाता है. आप दुनिया में कहीं से भी फाइनेंस पढ़ लो, आप बोलो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, आप बोलो सीएफए करना है, आप बोलो एमबीए करना है, आप बोलो यूके से एमबीए, कहीं से भी फाइनेंस में कुछ भी कर लो, इसके बाहर कुछ नहीं है. इसके बाहर कुछ भी नहीं है.
तो अगर आपको ये लेना हो आप ये समझ सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सर वैल्यूएशंस के 4 बकेट हैं, 4 हिस्सों में, 4 टुकड़ों में समझा जाएगा वैल्यूएशंस को। क्वेश्चन, सर कौन से 4 पार्ट हैं? अभी धीरे धीरे सुनना। देखो, नंबर 1 सबसे आसान, नेट एसेट्स वैल्यूएशंस। सबसे आसान मतलब ये अगर किसी 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी सिखाया जाए ठंडे दिमाग से, उसको भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन, सर सीए फाइनल लेवल, सीए फाइनल लेवल इंट्रिंसिक वैल्यूएशन, relative valuation, and the last one is contingent valuation. फिर से दोहराता हूं, net assets valuations, intrinsic valuations, relative valuations and contingent valuations. आगे बोलूं, स्टार्ट करें आगे? ओके, देखो क्वेश्चन, सर क्या है, क्या सुनो। सबसे पहला गाइस, सबसे पहला देखिए, फॉर्मूला नहीं सीख रहे हैं इस वक्त सीखते हैं किसके काम का है। हम सब ने कभी ना कभी इनका नाम तो सुना ही होगा, वॉरेन बफे। कमान, शेयर बाजार, इनका नाम तो सुना ही होगा आप सबने। हाँ ना, सुन सकता हूं मैं, वॉरेन बफे सुना है आपने? कमान डियर्स, बराबर। हाँ, वॉरेन बफे जी जिस कंपनी में मालिक हैं उस कंपनी का नाम है बर्कशायर हैथवे। कमान, आई कैन गिव यू मेनी एग्जांपल्स ओवर हियर, तो आप मेरे साथ रहिएगा यहां पे, सुनिए। वॉरेन बफे जी जिस कंपनी के मालिक हैं उस कंपनी का नाम है बर्कशायर हैथवे। गाइस, इस कंपनी के दूसरे सबसे ताकतवर इंसान, यानी वॉरेन बफे के सेकंड लीड, उनका नाम है चार्ली मंगर। ओके, अब हम बात कर रहे हैं चार्ली मंगर जी के बारे में। चार्ली मंगर जी ने एक किताब लिखी थी, एक इंटरव्यू दिया था, किताब लिखी थी। उस किताब के हिसाब से, उस बुक्स के हिसाब से, उन इंटरव्यूज के हिसाब से, जब भी ये बंदा किसी कंपनी में उनकी जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। उनकी कंपनी क्या करती है? इन्वेस्ट करती है, दूसरे कंपनी के शेयर खरीदते हैं, गूगल के, कोको कोला के, इंटरनेशनली अमेरिकन कंपनीज। तो ये कंपनीज दूसरे कंपनीज के शेयर खरीदती है। अब अभी का सवाल आपका, सर चार्ली मंगर जी ने कहा क्या था? सर बेटा, चार्ली मंगर जी ने कहा कि अगर किसी कंपनी का वैल्यूएशन पता करना हो तो सबसे पहला यह पता कर लो कि उसके अंदर बुरे से बुरा क्या हो सकता है, वर्स्ट कम वर्स्ट क्या हो सकता है। वर्स्ट कम वर्स्ट क्या हो सकता है किसी कंपनी के अंदर? वर्स्ट कम वर्स्ट ये हो सकता है कि कंपनी लिक्विडेट हो जाए। कमान, उससे बुरा क्या होगा? कंपनी लिक्विडेट हो सकती है। और क्या? कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, उससे बुरा तो कुछ भी नहीं हो सकता कंपनी के साथ में, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है, राइट? अब क्वेश्चन करता है, सर ये वर्स्ट वैल्यूएशन मतलब क्या? बेटा, वर्स्ट वैल्यूएशन मतलब बुक वैल्यू पर शेयर। जब मैं कह रहा हूं वर्स्ट वैल्यूएशन, वर्स्ट माने खराब नहीं, वर्स्ट मतलब बुरे से बुरे हालात में आपको ये दाम तो मिल ही जाएंगे, बुरे से बुरे हालात में आपको ये दाम तो मिल ही जाएंगे। अब थोड़ा सा आप अपना अक्ल लगाइए, इधर आइए, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से एक कंपनी है एबीसी कॉर्पोरेशन। एबीसी कॉर्पोरेशन, एबीसी कॉर्पोरेशन का मार्केट वैल्यू पर शेयर मे बी लेट्स से 1200 रुपया, 1200 रुपया। और इसका बुक वैल्यू पर शेयर, जो हमने कहा था ना अभी, बुक वैल्यू पर शेयर, राइट? इसका बुक वैल्यू पर शेयर है हाइपोथेटिकली, मान के चलते हैं 1000 रुपया। कंपनी है बाजार के अंदर जिसका बाजार में भाव चल रहा है 1200 रुपया। कंपनी के साथ बुरे से बुरे हालात के अंदर एक ही चीज होगी, क्या? लिक्विडेट करेंगे तो आज के रेट में 1000 रुपया छूट जाएगा। इससे हमें यह समझ में आता है कि जो बंदा इस शेयर को खरीद रहा है, वर्स्ट कम वर्स्ट 200 रुपए का नुकसान उठाएगा। हाँ या ना? कमान, हाँ या ना? राइट? वर्स्ट कम वर्स्ट वो 200 रुपए का नुकसान उठाएगा, राइट? तो अगर ये भाव टूटा तो इसका बफर वैल्यू 1000 के नीचे है, 1000 के नीचे जाएगा, और क्या जाएगा? क्वेश्चन स्टैंड्स, सर क्या ऐसी कंपनीज है जिनका मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के नीचे हो? हाँ, ऐसी कंपनीज है। ऐसी भी कंपनीज है, देखिए ध्यान से, इसका उल्टा। लेट्स टेक अ केस, लेट्स से XYZ कॉर्पोरेशन।
XYZ कॉर्पोरेशन। लेट्स से XYZ कॉर्पोरेशन का मार्केट वैल्यू पर शेयर इज प्रोबेबली 100 रुपीज और उसका बुक वैल्यू पर शेयर इज 140 रुपीज, हाइपोथेटिकली ऐसे मान के चलते हैं। इस समय अगर आपको दिख रहा हो तो सर ये कंपनी अपनी वर्स्ट वैल्यू से 40 रुपए नीचे ट्रेड कर रही है। तो समझा आपको, ये कंपनी इस वक्त बाजार में मिल रही है 100 रुपए की, एक शेयर मिल रहा है 100 रुपए का, हिस्सेदारी हम 100 में खरीद सकते हैं, लेकिन इसका 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 एक्चुअल वर्थ होना चाहिए 140 रुपया। इसका मतलब ये अपनी वर्स्ट सिचुएशन से भी सस्ते दामों में मिल रही है। बट आप ये कंक्लूजन मत ले लेना इसका मतलब चलो चलो फटाफट फटाफट खरीद लेते हैं, दैट डजंट मेक सेंस। आपका एज अ वैल्यूअर पहले ये जानना सही होगा कि ये जो भाव है ये क्यों है, ये जो भाव है 100 रुपया ये क्यों है। क्या क्या इसका फ्यूचर का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब होने वाला है, इसके पास ऑर्डर्स नहीं है, हो सकता है इसके डायरेक्टर को जेल हो गई हो सकता है कंपनी ने कोई फ्रॉड किया हो सकता है कंपनी में कोई केस चल रहा हो। सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करने से हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि खरीदना है या बेचना है, बट ये एक तरीका है इवैल्यूएट करने का कि कंपनी में हो क्या रहा है। दुनिया में बच्चों कोई रेशियो, नो रेशियो इन द होल वर्ल्ड, कोई भी रेशियो आपको ये एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि क्या सिचुएशन है। आपको रेशियो या किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ वीकनेसेस जानने के लिए इसका सहारा लेना पड़ता है, अलोंग विद उसमें हो क्या रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए पिछले दिनों की बात है, पिछले दिनों की बात है, पूरे बाजार में ठीक ठाक लहर थी, अच्छी लहर थी। HPCL नाम की कंपनी है और सामने एक दूसरी कंपनी है BPCL। नाम सुने हैं हम लोगों ने, HPCL BPCL, काफी पॉपुलर कंपनी है। हाँ, HPCL नाम की कंपनी है, BPCL नाम की कंपनी है। दोनों का आपने ये रेशियो सुना होगा, पी रेशियो, पी मल्टीपल, हर्ड ऑफ दैट राइट। पी मल्टीपल आपके आईपीसीसी में हुआ करता था, जिसका फॉर्मूला था MPS अपॉन EPS। हाल फिलहाल नंबर्स में नहीं आ रहे, हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। HPCL का पी रेशियो सुनना, मिस मत करना, वापस नहीं मिलेगा ये एग्जांपल। HPCL का पी रेशियो 1 चल रहा था, BPCL का पी रेशियो 2 का चल रहा था। बाजार के अंदर कुछ लोग कहने लग गए कि देखो भाई, HPCL BPCL जो लगभग एक ही धंधे में है, वो दोनों में से HPCL इस वक्त BPCL के मुकाबले सस्ती मिल रही है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए, सर सस्ता बोला कैसे, सर सस्ता कैसे बोला उसने। सिंपल, देखो दोनों को हमने स्केल कर लिया। शब्द क्या है, दोनों को हमने क्या कर लिया, स्केल कर लिया। क्वेश्चन, सर स्केल सेल समझा नहीं सर, मैं बताता हूं। देखो इमेजिन कीजिएगा, थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, दो बच्चे आते हैं। लेट्स से एक स्टूडेंट आता है ए नाम का, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, एक स्टूडेंट आता है ए नाम का, एक स्टूडेंट आता है बी नाम का। ए बोलता है कि सर मेरे को मिला है 90 मार्क्स। ए बोलता है मुझे मिला है 90 मार्क्स। बी बोलता है सर मुझे मिला है 99 मार्क्स, या प्रोबेबली चलो 100 मार्क्स। आपकी तरह से देखा जाए, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ए को मिला है 90 मार्क्स, बी को मिला है 100 मार्क्स। किसने अच्छा परफॉर्म किया, स्टूडेंट बोलता है बी ने परफॉर्म किया। कैसे बोल दिया आपने, हो सकता है ये 90 मार्क्स उसको आईपीसीसी के अकाउंटेंसी के पेपर में मिले हो, मतलब 100 में से, और ये 100 मार्क उसको सीपीटी में मिले हो 200 में से। अगर देखा जाए तो वो बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था आईपीसीसी के अंदर, और ये तो बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस है, सिर्फ पास हुआ है वो, बराबर। द क्वेश्चन इज, सर सिर्फ मार्क्स 90 और 100 सही रास्ता नहीं दिखा रहे थे। उसी तरह से सिर्फ मार्केट प्राइस सही रास्ता नहीं दिखाता। जब आपने इसे इससे डिवाइड किया, इसे इससे डिवाइड किया, आपने बोला ए भाई तेरे को 90% आया, तेरे को 50% आया, आपने उसको स्केल किया, स्टैंडर्ड बनाया, परसेंट पर 100। उसी
उसी तरीके से आपने यहां पर एमपीएस को ईपीएस से डिवाइड किया और एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि सर तुम्हारा कमाई के मुकाबले तुम्हारा भाव कितना। हमने ये नहीं देखा तुम्हारा भाव कितना, हमने ये देखा तुम्हारी कमाने की ताकत के मुकाबले तुम्हारा भाव कितना। सिर्फ एमपीएस कहना अच्छा या बुरा नहीं बोल सकता, एग्जैक्टली जैसे मार्क्स, सिर्फ ये देखने से पता नहीं चलता कि तुमने परफॉर्मेंस अच्छा किया या बुरा किया। उसी तरह से सिर्फ एमपीएस देखने से पता नहीं चलता कंपनी अच्छी है या बुरी है। हमें उसके उसके परफॉर्मेंस से उसे कंपेयर करना पड़ेगा। कंफर्टेबल है यहां तक बच्चों? कंफर्टेबल है यहां तक? ओके गाइस, स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे 4 वैल्यूएशन मॉडल्स। अब देखिए कौन से थे, वापस एक रिवाइज कर लेते हैं। बोलिए। एनएवी, इंट्रिंसिक, रिलेटिव एंड कंटिंजेंट। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जवाब आप दो अच्छा, समझ के दो तो और भी अच्छा। सवाल यह है, जो बंदे जिन्हें हम कहते हैं ना एनालिस्ट, कमान, आप लोग थोड़ा बहुत तो सीएनबीसी देखे रहोगे, थोड़ा बहुत तो सीएनबीसी देखते रहोगे, कभी कभार इकोनॉमिक टाइम्स, सीएनबीसी ऐसा देखा होगा। जो बंदे टीवी स्क्रीन पे बैठे रहते हैं कि हम कह रहे हैं लॉन्ग टर्म में इन्फोसिस का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, एसबीआई का शेयर खरीद लो, बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर खरीद लो, आईटीसी का शेयर खरीद लो, जो लोग वो आके कहते हैं, वो लोग ये लाते कहां से हैं? हाउ डू दे कम टू द कंक्लूजन? कैसे वो ये तय करते हैं कि सर ये शेयर खरीदना है या ये शेयर बेचना है? कैसे पता चलता है? गाइस, आंसर ये है 90%, मोर देन 90% दुनिया रिलेटिव वैल्यूएशन फॉलो करती है। 90% दुनिया क्या फॉलो करती है? रिलेटिव वैल्यूएशन। हमने ये स्किप कर दिया हाल फिलहाल, हम आएंगे इसके ऊपर फिर से। 90% दुनिया रिलेटिव वैल्यूएशन फॉलो करती है। तो आपका सवाल ये हो सकता है, रिलेटिव वैल्यूएशन है क्या सर? बट आप शब्द नहीं पकड़ रहे, आप वर्ड्स नहीं देख रहे। रिलेटिव वैल्यूएशन मतलब किसी और से रिलेट करके पता करना कि हमारा भाव ज्यादा है या कम। किसी और से रिलेट करके पता करना हमारा भाव ज्यादा है या कम। आपकी तरफ से बच्चों, आपकी तरफ से ये रहा आपका एक वैल्यूएशन मॉडल। रिलेटिव वैल्यूएशन एक सबसे यूजफुल रेशियो, वापस आ गए हम उसी पी रेशियो, एमपीएस अपॉन ईपीएस। गाइस, एमपीएस अपॉन ईपीएस किसका? दो कंपनीज का, एसबीआई और यूनाइटेड स्पिरिट्स। एसबीआई का पी मल्टीपल या पी रेशियो तकरीबन 15 से 17 घूमता है, 15 टाइम्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स का पी मल्टीपल तकरीबन 90 टाइम्स। सामने एक और डाल, एक और लिख लेते हैं, टाटा स्टील उसका पी मल्टीपल तकरीबन 7 का, और लिखना हो तो विप्रो पी मल्टीपल तकरीबन 30 का। क्वेश्चन स्टैंड्स, रिलेटिव वैल्यूएशन बोलता है कि आप, या ध्यान दीजिए मिस हो जाएगा, रिलेटिव वैल्यूएशन बोलता है कि आप कंपनी को अपने बराबर की कंपनी से कंपेयर कीजिए। आर्ग्यूमेंट, सर बेटा ये चारों कंपेरेबल है ही नहीं। बैंक, आईटी सेक्टर, अल्कोहल, स्टील। थिंक अबाउट दिस, बैंक, आईटी सेक्टर, अल्कोहल एंड स्टील। कल उठ के आप अगर इन चारों को कंपेयर करके कहो और ये बोलो कि सर देखो यूनाइटेड स्पिरिट्स का पी काफी हाई है, मतलब महंगी होगी, टाटा स्टील का पी काफी कम है, मतलब सस्ती होगी। सबसे पहला सवाल ये है, तुमने कंपेयर किया कैसे? ये अलग अलग धंधा है, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। सबसे पहला सवाल, रिलेटिव वैल्यूएशन सीखने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आप समान टाइप की, बराबर की कंपनी, रिलेटिव कंपनी, आइडेंटिकल कंपनी, सिमिलर कंपनी में आपस में कंपेयर कीजिए।
अगला सवाल। सर सर क्या हम यहां पे एक्सिस बैंक लिख सकते हैं जिसका पी मल्टीपल 23 का है? क्या हम एसबीआई और एक्सिस बैंक, कमान एसबीआई और एक्सिस बैंक कंपेयर कर सकते हैं? जो लोग सोचने के शौकीन हैं आपके लिए, सर क्या हम एसबीआई एक्सिस कंपेयर कर सकते हैं? अगेन आंसर है नहीं। मेरे ख्याल से आपकी सबकी घंटी बजी होगी, क्यों? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। ऑल्दो आप सेम सेक्टर को बिलोंग करते हो, बैंक बैंक धंधा सेम है, लेकिन जिस स्टैंडर्ड का धंधा है वो अलग है। पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, दोनों का डिफरेंस है। तो द क्वेश्चन स्टैंड, रिलेटिव वैल्यूएशन करने के लिए आपको समान टाइप की कंपनीज चाहिए, लगभग आइडेंटिकल नेचर की, आइडेंटिकल धंधा करती हो। अगला सवाल, सर क्या हम एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा कंपेयर कर सकते हैं? सर जिसका पी 9 का है, जी हां कंपेयर कर सकते हैं। सर क्या हम एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक कंपेयर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। सर क्या हम एक्सिस और आईसीआईसीआई कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट्स। रिलेटिव वैल्यूएशन सीखने के लिए सबसे पहला की ये था कि आप आइडेंटिकल या लगभग सेम टाइप की कंपनीज को इवैल्यूएट करेंगे। आप अचानक से बोलोगे कि मेरे को आईटी सेक्टर को और एफएमसीजी सेक्टर को कंपेयर करना है। एग्जांपल दूं, आप बोलोगे कि सर मेरे को इन्फोसिस का शेयर और हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर कंपेयर करना है। नहीं चलेगा। कैसे चलेगा बेटा? इन्फोसिस का धंधा आईटी का, एचयूएल का धंधा एफएमसीजी का। थोड़ा थोड़ा अक्ल लगाएं हम लोग। इन्फोसिस इन्फोसिस क्या करता है? आईटी की सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। थोड़ा सा मैं रिएक्शन एक्सपेक्ट करता हूं आपसे। इन्फोसिस क्या करता है? आईटी की सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। इन्फोसिस का जो मेजर पैसा आता है बच्चों, वो डॉलर्स में आता है। पैसा जो डॉलर्स में आता है उसको एक्सचेंज रेट का फर्क पड़ता है। हमने तो पिछले 6 महीनों में यह देख लिया है कि $1.68 से लेके $1.58 तक आ गया। क्वेश्चन स्टैंड्स, इन्फोसिस को फर्क पड़ने वाले नंबर्स अलग है। डॉलर का फ्लक्चुएशन इन्फोसिस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप एफएमसीजी की बात करो, एचयूएल क्या बनाता है बेटा? एचयूएल बनाता है टूथपेस्ट, एचयूएल बनाता है सोप। रोजमर्रा में जो घर में काम आने वाली चीजें, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये वो सब चीजें बनाता है। तो क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए, सर इसको डॉलर असर करेगा? हल्का फुल्का करेगा। लेकिन $1 68 या 58 ऐसा हो गया, या 58 से 68 हो गया, क्या फर्क पड़ता है? टूथपेस्ट तो फिर भी घर में आएगा, सोप तो फिर भी घर में आएगा। धंधा कंपेरेबल होना चाहिए, तभी आप रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वो वर्क नहीं करता। आप जितने भी एनालिस्ट टीवी में देखते हैं, 90% से ज्यादा, एकदम बिंदास कॉन्फिडेंस, 90% से ज्यादा लोग रिलेटिव वैल्यूएशन यूज करते हैं। आपका सवाल ये होना चाहिए क्यों? ये चारों, बाकी तीनों क्यों नहीं? क्या तकलीफ है उनको बाकी तीनों में? बेटा तकलीफ ये है कि रिलेटिव वैल्यूएशन यूज करना सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल है। इन चारों में सबसे कम मेहनत वाला काम है रिलेटिव वैल्यूएशन करना। अगेन क्वेश्चन कर सकते हो सर, मतलब कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, अपन दोनों भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। बस इसमें आपको याद रखना है समान टाइप की कंपनीज को कंपेयर करना। लेवल चेंज करता हूं, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन। बच्चों आपका सिलेबस ऑफ सीए इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल मैनेजमेंट लगभग पूरी तरह से इंट्रिंसिक वैल्यूएशन पे बेस्ड है। पूरा सीए, फाइनल सीए बस का एफएम कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक वैल्यूएशन पे बेस्ड है। सवाल सर है क्या? व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यूएशन सर? इंट्रिंसिक वैल्यूएशन बोलता है कि सर अगर कंपनी को इवैल्यूएट करना है तो उसकी फंडामेंटल्स पे ध्यान दो, उसकी फंडामेंटल्स पे ध्यान दो। अब सवाल सर ये फंडामेंटल्स क्या होती है? फंडामेंटल्स में 3 पैरामीटर्स हैं और 3 ही रहेंगे। 3 पैरामीटर्स हैं। एक, उसकी कैश फ्लोस, पैसा क्या कमा के लाएगा।
मैंने प्रॉफिट शब्द यूज नहीं किया, हम अकाउंटेंसी नहीं पढ़ रहे, हमने शब्द यूज किया कैश फ्लो। रोकड़ा क्या कमा के लाएगा, कैश क्या कमा के लाएगा, क्योंकि बिजनेसमैन ये देखता है कि कैश लगाया कितना, कैश आया कितना। तो सर सबसे पहला जो फंडामेंटल चेक किया जाता है वो है कैश फ्लो। मैंने आपसे कहा था ना 3 पैरामीटर्स है, सिर्फ 3 पैरामीटर्स, पूरी दुनिया में सिर्फ 3 पैरामीटर्स इंट्रिंसिक वैल्यूएशन। नंबर 1 क्या बोला था, कैश फ्लो। नंबर 2 कंपनी में रिस्क क्या है। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, सबसे 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 मजेदार चीज है रिस्क पता करना। सर कंपनी में रिस्क कितनी है, आपका सवाल सर कैसे मालूम पड़ेगा ये सब, रिस्क कैसे मालूम पड़ते हैं। बेटा आप ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर आपकी आईपीसीसी एफएम में कर चुके हो। क्वेश्चन सर क्या था, आपको हल्का फुल्का मैं याद दिलाऊं तो आपने एक कैलकुलेशन किया हुआ है के ई का कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ओ का डब्ल्यूएसीसी, के डी का कॉस्ट ऑफ डेट, इनका मिला जुला इफेक्ट डब्ल्यूएसीसी, ये के ओ काउंट कर लिया अपने वापस से एक बार। ये सब थे रिस्क की मेजरमेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, ये सब कहीं ना कहीं कंपनी की रिस्क प्रोफाइल पे बेस्ड होते हैं। जिस कंपनी का, बच्चों आई नाउ कम टू इक्विटी, क्योंकि हम ज्यादातर इक्विटी के बैलेंस में सीखेंगे, राइट। सो हम लोग केई के बारे में बात करते हैं। जिस कंपनी का रिस्क एपेटाइट या रिस्क मॉडल काफी हाई है, जिस धंधे में रिस्क काफी हाई है, उसका केई काफी हाई होगा। क्योंकि जहां रिस्क ज्यादा, ये तो यूनिवर्सल रूल है, जहां रिस्क ज्यादा वहां एक्सपेक्टेशन ज्यादा। जहां लोगों को लगता है कि रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है, वहां से लोगों की एक्सपेक्टेशन हमेशा ज्यादा जुड़ी हुई रहती है। तो जहां रिस्क ज्यादा वहां केई ज्यादा, एक्सपेक्टेशन ज्यादा। ऑब्वियसली इसका उल्टा भी सही है, जहां रिस्क कम वहां एक्सपेक्टेशन कम। इस कारण से जो सेकंड पैरामीटर है वो रिस्क का है। जो थर्ड पैरामीटर है वो ग्रोथ का है। आपसे कहते 3 पैरामीटर्स है, राइट। सो एक है कैश फ्लो, एक है रिस्क, एक है ग्रोथ। रिस्क के बारे में और कहा जा सकता था, अगर मैं एक हल्का अंदाजा दूं आपको। देखिए 2003 के आसपास फेसबुक जो बन रहा था, मार्क जकरबर्ग जी अगर ये मॉडल लेके कि मैं एक वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूं या एक सोशल मीडिया ग्रुप लॉन्च कर रहा हूं, आप व्हाट्सएप भी ले सकते हो इसके अंदर। जो लोग 2003 या 90s में सोचो, कौन सोच सकता था कि ये इतना बड़ा धंधा बनेगा? कौन सोच सकता था इतना बड़ा धंधा बनेगा? $400 बिलियन कंपनी, 4 बिलियन डॉलर कंपनी, कौन सोच सकता है इतना बड़ा धंधा बन जाएगा? क्वेश्चन स्टैंड्स ओवर हियर। जिस समय ये कंपनी बन रही थी, लोगों को इसमें रिस्क बहुत हाई लगी। क्यों? क्योंकि देखा हुआ धंधा नहीं है, हो सकता है नुकसान में हो जाए। लेकिन आज वही लोग इसमें लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। आपने पिछले दिनों पढ़ा होगा कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को अक्वायर किया था। पिछले दिनों की बात है, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था। डील तकरीबन $19 मिलियन में गई थी, 19 मिलियन डॉलर्स में गई थी। Who could have imagined कि ये हो सकता था कि एक एप्लीकेशन, एक मोबाइल का एक एप्लीकेशन $19 बिलियन में बिक गया। हमारे लिए एज सच, हमारे लिए काम ये बनता है कि ये $19 बिलियन आ कहां से रहे। हमारा क्वेश्चन ये हो सकता था कि जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा, वो उस $19 बिलियन के नंबर पे आया कहां से? जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा, उस $19 बिलियन के नंबर पे आया किधर से? ऐसे ही तो हवा में से तो नंबर नहीं आया होगा, कुछ तो उसने कैलकुलेशन मारी होगी, राइट। अगेन इफ यू कुड अंडरस्टैंड, अगर आपको क्लिक हो रहा हो तो बेटा फेसबुक ने व्हाट्सएप का वैल्यूएशन किया। कौन सा वैल्यूएशन मॉडल यूज किया, हम ये बात करेंगे धीरे धीरे। आपकी तरफ से इंट्रिंसिक वैल्यूएशन, रिलेटिव वैल्यूएशन सबसे ज्यादा पॉपुलर, बाजार में जो इस्तेमाल किया जाता है वो रिलेटिव वैल्यूएशन, और सिलेबस में सिखाया जाता है ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा फोकस इंट्रिंसिक वैल्यूएशन। हमने ग्रोथ के बारे में ज्यादा बात नहीं किया, तो मैं वापस उसके ऊपर आ जाता हूं। इंट्रिंसिक वैल्यूएशन 3 पैरामीटर्स, नंबर 1 कैश फ्लोस, नंबर 2 रिस्क,
and the last 20 years is growth. क्वेश्चन ये आता है कि सर ये आता कहां से, आई मीन हाउ टू प्रिडिक्ट कितना ग्रो करने वाला है। तो बेटा ग्रोथ को समझने के लिए हमें सिर्फ दो बातों पे ध्यान देना चाहिए। एक, कंपनी रिटेन कितना करती है। दूसरा, कंपनी उस पे कमाती कितना है। अगर इस पॉइंट को समझ लो तो आपका काम हो जाए। अगर आपको ग्रोथ प्रेडिक्ट करना हो या किसी कंपनी का देखना हो कि परफॉर्मेंस क्या जाएगा, ग्रोथ कितनी जाएगी, तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक, आप रिटेन क्या करते हैं, बचाते कितना है, जिसको आप लोग री इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसको थोड़ा सा फाइनेंशियल वर्ड कहा जाता है, री इन्वेस्टमेंट। अदर देन दैट, उस री इन्वेस्टमेंट पे कमाया कितना जाता है, री इन्वेस्टमेंट पर कितना कमाएंगे, री इन्वेस्टमेंट पे कितना कमाएंगे, ये दोनों मिला के हो जाती है ग्रोथ। क्वेश्चन, सर ऐसा समझा जा सकता है, क्यों नहीं, इधर आइए बताता हूं। देखो यहां पे ध्यान दो, नंबर्स पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, से फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्विटी है 1 लाख की। एक बार टैक्सेस की बात मत करना, नॉर्मल कॉन्सेप्ट रहने दो, एग्जांपल सिंपल रहने दो। हमारे पास इक्विटी है 1 लाख की। उस 1 लाख पे अपना रिटर्न्स कमाने का ताकत है 20%। 1 लाख की इक्विटी है, कमाने की ताकत है 20%। इसका मतलब अपन अगले साल में कमा सकते हैं 20,000 रुपए। सही बात है, 1 लाख है, 20% कमाते हैं, 20,000 कमा लेंगे, राइट। इस 20,000 में से मान के चलता हूं 50-50 नहीं लेंगे, कुछ और लेंगे, 50-50 सबसे बोरिंग नंबर्स है। मान के चलते हैं 20,000 में से 8,000 हमने डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को वापस दे दिया। तो जो बचे हुए 12,000 हैं उसका हमने क्या किया, जो बचे हुए 12,000 हैं वो हमने हमारे धंधे में री इन्वेस्ट किए। रिटेन या री इन्वेस्ट किए, नए शब्द। जो बचे हुए 12,000 हैं वो हमने री इन्वेस्ट किए। इसका मतलब अगले पीरियड में, कम ऑन स्टूडेंट्स, अगले पीरियड में हमारा इक्विटी बैलेंस 1 लाख न रहकर 1,12,000 हो जाएगा। अगले पीरियड में हमारा इक्विटी बैलेंस 1 लाख ना होकर 1,12,000 हो जाएगा। 1 लाख था, 20 कमाया, 8 दे दिया, 12 बच गए। 12 को री इन्वेस्ट किया, धंधे में फिर से लगाया, तो ये हो जाएंगे 1,12,000। अब जरा आपको कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी। अगले साल में अगर मैं फिर से 20% कमाऊं, अगर हम फिर से 20% कमाएं, तो अगर आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो तो 1,12,000 का 20%, बच्चों जरा कैलसी का इस्तेमाल कीजिए। 1,12,000 आपको 22,400 मिला, 22,400, राइट। सरप्राइज, हम पहले कमाते थे 20, अब कमाते हैं 22,400। हमारी कमाने की ताकत या हमने जो कमाया वो रुपया 2,400 रुपयों से बढ़ गया। 20 कमाया था, अगले साल 22,400 कमाएंगे, 2,400 रुपए से कमाने की ताकत बढ़ गई। अब जरा कैलसी का इस्तेमाल करके ये बताइए कि 2,400 20,000 का कितना परसेंटेज है। कैलसी यूज कीजिए, 2,400 डिवाइड बाय 20,000 परसेंटेज। 2,400 20,000 का कितना परसेंटेज है, 12 12 सर 12%। इसका मतलब आपकी कमाने की ताकत 12% बढ़ गई, 12% बढ़ गई। अब जरा सा इस पे वापस आइए, इधर आओ, ध्यान देना, बस मैं एंड पे हूं इस कॉन्सेप्ट के। मैंने आपसे कहा था कि ग्रोथ, यहां ग्रोथ लिखा था, ग्रोथ दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक था बचाना, रिटेन करना, री इन्वेस्ट करना, और दूसरा उस री इन्वेस्टमेंट पे कमाना। यहां के हिसाब से बच्चों ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, मैं बहुत बड़े फॉर्मूले पे हूं इस वक्त। यहां के हिसाब से 20,000 में से 8,000 दे दिए डिविडेंड में,
12,000 बचा लिए, इसका मतलब 40% चला गया, 60% बचा लिया। कमान, मुझे लगता है फाइनल सीए को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। 20,000 में से 40% दे दिया, 60% बचा लिया। उस 60% पे हमने कमाया कितना? 20%। रिटर्न हमारे 20% है ना, रिटेंशन 60%, रिटर्न 20%। रिटेंशन था 60%, रिटर्न है 20%। अब लास्ट नंबर बच्चों, जरा 60 इंटू 20% कीजिए। आपको 12% मिल जाएगा। करके देखिएगा, 60 इंटू 20%, या आप ऐसा भी कर सकते हो, रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न्स ऑन इक्विटी। जो बचाया उस पे कितना कमाया, ये हमें बताता है कि हमारी कमाई कितने परसेंट से ग्रो करने वाली है, जो था 12%। जो आपने देखा था कि 20,000 से हमारी कमाई 22,400 हो गई थी, 2,400 20 का 12% था। मोरल ऑफ द स्टोरी, सर इंट्रिंसिक वैल्यूएशन को समझने के लिए, बच्चों ध्यान से सुनना, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन को समझने के लिए बिजनेस को समझना जरूरी है, जहां पे 3 पैरामीटर्स पे हमारा ध्यान होगा। नंबर 1, कैश फ्लो, आप कमाते कितना हो। दूसरा, आपकी रिस्क कितनी है। और तीसरा, आखिरी, कि आप क्या रेट से ग्रो करोगे, आपकी कमाई क्या रेट से ग्रो करेगी। जिसे ये 3 पैरामीटर्स कैलकुलेट करना आ गया, वो इंट्रिंसिक वैल्यूएशन सीख गया। इंट्रिंसिक वैल्यूएशन में इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं है। आप फॉर्मूले, आप बोलोगे सर फॉर्मूले 50 फॉर्मूले है, बट घूमेंगे वो इसी के आसपास। कैश फ्लो, रिस्क एंड ग्रोथ। आपके टॉपिक की बात करूं तो वैल्यूएशंस, मर्जर्स, डिविडेंड एंड कैपिटल बजटिंग, ये चारों टॉपिक इसी पे बेस्ड है। तो आपको इसमें फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा कि सर हम जानते हैं इंट्रिंसिक वैल्यूएशन पूरी दुनिया में सिर्फ 3 पैरामीटर्स पे बेस्ड है, जो कि है कैश फ्लो, रिस्क एंड ग्रोथ। खत्म। ये 3 एक्वायर कर लो, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन आपका। हमने अभी तक 3 वैल्यूएशन मॉडल समझने की कोशिश की। सबसे पहला था एनएवी, जिसमें मैंने आपको वॉरेन बफे से हमने शुरू किया था, चार्ली मंगर तक पहुंच गए थे। सेकंड, हमने देखा इंट्रिंसिक, जिसे हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और हमारा ही नहीं, लगभग हर सिलेबस इंट्रिंसिक वैल्यूएशन को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तीसरा, रिलेटिव वैल्यूएशन, मैंने आपको बताया बाजार में ज्यादातर सभी एनालिस्ट जो करते हैं वो सब रिलेटिव वैल्यूएशन ही होते हैं। आखिरी सवाल आपका हो सकता है, सर आपने चौथा भी बताया था हमें, किसी को याद हो, यह चौथा लिखा था कंटिंजेंट वैल्यूएशन या कंटिंजेंसी का वैल्यूएशन। बच्चों, यह वैल्यूएशन मॉडल थोड़ा सा इस वक्त समझना भारी जाएगा आपको, क्योंकि हमने ये सब सीखा नहीं है, बट फिर भी हल्का अंदाजा देता हूं मैं आपको। बाजार के अंदर कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसे कहा जाता है डेरिवेटिव्स। ये नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादातर सबको शेयर्स मालूम है, बॉन्ड्स मालूम है। बाजार के अंदर कोई नए प्रोडक्ट है जिनका नाम है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स कंटिंजेंसी पे बेस्ड होते हैं। व्हाट्स कंटिंजेंसी? कुछ होना या कुछ न होना। कंटिंजेंसी क्या होती है? कुछ होना या कुछ न होना, प्रोबेबिलिटी। तो बाजार के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो है डेरिवेटिव्स, जिनका वैल्यूएशन कंटिंजेंसी पे बेस्ड होता है। जब हम वो सीखेंगे, हमारा वी विल कम अक्रॉस 2 वैल्यूएशन। हम 2 वैल्यूएशन मॉडल सीखेंगे। शायद आपने नाम सुना हो, शायद आपके सीनियर से आपने नाम सुना हो, बहुत पॉपुलर मॉडल्स है। एक नाम है ब्लैक एंड शोल्स, और दूसरा है बाइनोमियल। ये काफी समय लग जाएगा यहां पहुंचते पहुंचते, ये आपके डेरिवेटिव्स टॉपिक का हिस्सा है, बट आपकी तरफ से है वैल्यूएशन ही। सो आपका सिलेबस वैल्यूएशंस में देखिए कहां तक पहुंच सकता है। 4 तरह से वैल्यूएशन सीखे जा सकते हैं। सबसे पहला एनएवी, इंट्रिंसिक, रिलेटिव एंड कंटिंजेंट।
सिलेबस क्या सिखाएगा ज्यादा से ज्यादा? इंट्रिंसिक। तो हमारा ज्यादातर फोकस इंट्रिंसिक वैल्यूएशन पे बेस्ड होगा। यहां तक कोई सवाल? एनी क्वेरीज स्टिल हियर प्लीज? फेयर इनफ? मैं पॉइंट्स बोल दूं, आप लिखना चाहेंगे? लेफ्ट हाथ से आप बता सकते हैं हाँ, लिखवा दूं? चलिए लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। बच्चों वो 4 स्प्लिट दिखाइएगा। एनएवी, वो 4 स्प्लिट हमने की थी पे, एनएवी, सेकंड इंट्रिंसिक, फर्स्ट था आपका एनएवी नेट एसेट्स वैल्यू, सेकंड था इंट्रिंसिक, तीसरा था रिलेटिव, चौथा था कंटिंजेंट। पॉइंट्स चालू करते हैं। सबसे पहला लिखिए एनएवी, नेट एसेट्स वैल्यूएशन। नेट एसेट्स वैल्यूएशन, नेट एसेट्स वैल्यूएशन। This is a basic valuation model. This is a basic valuation model. This is a basic valuation model in which we value the assets, in which we value the assets, in which we value the assets on the basis of book value, on the basis of book value or replacement value, on the basis of book value or replacement value. Second, intrinsic valuation. Intrinsic valuation. Intrinsic valuation. Theoretically, valuation of any asset, theoretically valuation of any asset, theoretically valuation of any asset has to be based on 3 parameters, on 3 parameters. ब्रैकेट में लिखिए फंडामेंटल्स, पैरामीटर्स के ब्रैकेट में लिखिए फंडामेंटल्स। ऑन 3 पैरामीटर्स, ब्रैकेट में आप लिख रहे हैं फंडामेंटल्स। कौन से 3 थे? कैश फ्लो, रिस्क एंड ग्रोथ। फर्स्ट वन कैश फ्लो, रिस्क एंड ग्रोथ। कैश फ्लो, रिस्क एंड ग्रोथ। पेन रोक दीजिएगा, बोर्ड पे देखिएगा, देखिए यहां पे अब जो सेंटेंस बोर्ड पे आएगा बेटा सीरियसली देखना है इसको। ये सेंटेंस थ्रू आउट योर फाइनल सीए एफएम आपका साथ रखेगा। सेंटेंस है, कॉपी मत करना, सुन लीजिएगा पहले।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी एसेट, यानी कि किसी भी एसेट का आज का भाव, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज द sum of present value of all its future cash flows. Present value of any asset is the sum of present value of all its future cash flows. दुनिया में कहीं पर भी आप अगर इंट्रिंसिक वैल्यूएशंस करना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, खुद के लिए वैल्यूएशंस करना चाहते हो, बच्चों इस सेंटेंस के बाहर कुछ भी नहीं है। सारे वैल्यूएशन मॉडल्स इस सेंटेंस के भरोसे बने हुए हैं। अब सिर्फ याद रखना है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज द, बोलेंगे एक बार हम सब लोग, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इट्स फ्यूचर कैश फ्लोस। थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू से देखें तो आपकी कैपिटल बजटिंग जो आप कुछ देर पहले कर रहे थे वो यही तो है। यही है कैपिटल बजटिंग। क्या करते थे आप एक एसेट का कॉस्ट देखते हो जिसको आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कहते हो। सोचिए इसके बारे में। आप एक एसेट का कॉस्ट लेते हो जिसे आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कहते हो। उसके बाद आप उस एसेट से आने वाली, लगातार मिलने वाली सभी सालों में जो कैश फ्लोज आएंगी उनकी लिस्ट बनाते हो। उस कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग फैक्टर का यूज करते हो या डिस्काउंट करते हो। डिस्काउंट करके जो आता है वो आप प्रेजेंट वैल्यू कहते हो। प्रेजेंट वैल्यू की एक फिगर आती है। इस फिगर को आप इस फिगर से कंपेयर करते हो। इसे आप कहते हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो आप माइनस कर देते हो। ये दुनिया है आपकी कैपिटल बजटिंग। अब थोड़ा सा व्यू पॉइंट बदलिए। आप खुद से क्या कहते हैं इसमें? आप ये कहते हैं कि बाजार में ये एसेट का मार्केट प्राइस है, हमारे हिसाब से ये एसेट ये कैश फ्लो जनरेट करेगी। उन कैश फ्लोस को आप डिस्काउंट करके उन कैश फ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू पता करते हो। इसका मतलब आपके हिसाब से इस एसेट की भाव ये होनी चाहिए। फिर से दोहराता हूं, ये इसका बाजार का भाव है। हम देखते हैं कि भाई ये खरीदने के बाद इतना इतना कमाऊंगा, उस पूरी कमाई का आज का भाव ये, उससे हम उसके बाजार के भाव से कंपेयर करते हैं। अगर ये भाव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इससे ज्यादा होता है, जिसे आप कहते हैं एनपीवी इज पॉजिटिव, क्या बोलते हो आप कि देख भाई सिंपल है, इसका ये भाव होना चाहिए, ये भाव है, मतलब इतना रुपया मुझे सस्ते में मिला। सोचिए इसके बारे में। इमेजिन कीजिए यहां 1,00,000 रुपया आया, ये सब डिस्काउंट करके यहां 1,25,000 आया। तो आप कहते हैं 1,25,000 माइनस 1,25,000, पॉजिटिव 25,000 एनपीवी। और आप बोलते हो एनपीवी पॉजिटिव मतलब एक्सेप्ट द प्रपोजल। अब जरा व्यू पॉइंट बदलो आपका। बेसिकली आपने खुद से क्या कहा, ये एसेट 1,00,000 की पड़ेगी, इतना इतना कमा के देगी, उस कमाई का आज का भाव 1,25,000। इसका मतलब 1,25,000 की एसेट लाख में मिल रही है, 25,000 सस्ते में मिल रही है, खरीद लो। एनपीवी इज पॉजिटिव, एक्सेप्ट द प्रपोजल। अब जरा सा इस लाइन को फिर से पकड़ो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज द
sum of present value of all its future cash flows. Present value of any asset is the sum of present value of all its future cash flows. आपकी पूरी कैपिटल बजटिंग सिर्फ एक सेंटेंस पे बेस्ड है, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज, काम खत्म। यानी कि आप इंट्रिंसिक वैल्यूएशन काफी समय से इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन ये शब्द हम पहली बार सुन रहे हैं। अब जरा कैपिटल बजटिंग का व्यू सोचो आप। कैपिटल बजटिंग में क्या चीज होती है? एक होता है कैश फ्लो, एक होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर। हो गई कैपिटल बजटिंग। आपकी तरफ से वही है कैपिटल बजटिंग। कैश फ्लो दे दो, डिस्काउंटिंग दे दो, एनपीवी पता कर लेंगे। बच्चों, पूरा एफएम आपका इस सेंटेंस पे बेस्ड है, इसलिए मैं बोल रहा हूं सेंटेंस ध्यान से समझो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज। जॉब डन। दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस एफएम की बैकबोन है, वैल्यूएशन, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन की बैकबोन है। इसके भरोसे पे सब टिका हुआ है। समझ गया आपको बच्चों? कैन आई एक्सपेक्ट सम हैंड रेस? समझा आपको? 100%? ग्रेट। अगर इसमें कोई सवाल है, मैं इसका आंसर देना चाहूंगा। आप पूछना चाहें, यू कैन रेज योर राइट हैंड एंड टॉक टू मी नाउ। सुपर सुपर, वेरी गुड परफॉर्मेंस। लिखवा दूं? लिख ले? चलिए लिख लेते हैं, लिखिए। ऑल इंट्रिंसिक वैल्यूएशन मॉडल्स, वही उसी पैराग्राफ के अगली लाइन में लिख लीजिए। ऑल इंट्रिंसिक वैल्यूएशन मॉडल्स, all intrinsic valuation models, all intrinsic valuation models are based on बच्चों, ये सेंटेंस शुरू करेंगे हम। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी एसेट, यही वाला एग्जैक्टली सेम। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी एसेट, present value of any asset is the sum of present value of it is the sum of present value of all its future cash flows. It is the sum of present value of all its future cash flows. It is the sum of present value of all its future cash flows. Comfortable? बच्चों, ये सेंटेंस वैल्यूएशन, डिविडेंड पॉलिसी, मर्जर्स एंड एक्विजिशन और कैपिटल बजटिंग जैसे 4 तगड़े टॉपिक्स में टिका हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है पूरे टाइम। हम काफी बार ये सेंटेंस पे फिर से आएंगे, तो ऐसा टेंशन कुछ नहीं है, बट समझ के ले लो तो बहुत ही अच्छा। ओके, थर्ड वैल्यूएशन मॉडल, तीसरा। हमने 2 लिख लिए, पहला था एनएवी, दूसरा था इंट्रिंसिक। हम तीसरा वैल्यूएशन लिखेंगे। तीसरा कौन सा था? तीसरा था रिलेटिव वैल्यूएशन। लिख दीजिए, रिलेटिव वैल्यूएशन। स्टार्ट करूं? as we see intrinsic valuations, as we see intrinsic valuations are based on fundamentals
Intrinsic valuation models are based on fundamentals. That is, they require a very strong understanding. They require a very strong understanding. They require a very strong understanding of the business. They require a very strong understanding of the business. However, in actual market practices, analysts, एनालिस्ट को प्लूरल कर दीजिएगा, एनालिस्ट एस लगा दीजिएगा आगे. Analyst uses relative valuation models. 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 The reason is they are easy to use and understand. They are easy to use and understand. They are easy to use and understand. Line बदलिए. In relative valuations, नया शब्द देता हूं आपको, बोर्ड पे देखिएगा. बच्चों बोर्ड पे देखेंगे, लिखना मत. हम लिखने वाले हैं, आप लिखिएगा मत प्लीज. इन रिलेटिव वैल्यूएशन वी कंपेयर अवर कंपनी विद, ध्यान से सुनना, विद peers, rivals, or let's say similar company of same sector. शब्दों को, ये शब्द काफी कम यूज किए जाते हैं. कभी इंटरव्यू में या किसी को इंप्रेस करना हो, आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं. वर्ड्स क्या है? Peers, rivals and similar company of the same sector. Question, सब मतलब बताइए बेटा. peers माने more or less friends. peers अगर हम बोलते हैं ना peer pressure मतलब अपने दोस्तों का प्रेशर, अपने सिमिलर वालों का प्रेशर. so peers माने उसी की फ्रेंडली कंपनी, उसी के टाइप की कंपनी. राइवल, कमान, जरूरी नहीं है कि हर सेक्टर की कंपनी आपस में फ्रेंडली हो. राइवल्स जैसे इन्फी एंड टीसीएस, इन्फोसिस और टीसीएस राइवल्स है. अगर यूएस से कोई ऑर्डर आता है तो दोनों चाहेंगे उनको मिले. सो इट कुड बी फ्रेंड्स, इट कुड बी पियर्स और इट कुड बी राइवल्स. सिमिलर कंपनी ऑफ द सेम सेक्टर, हमने ये डिस्कस किया था. एसबीआई को हमने कहा था ना बैंक ऑफ बड़ौदा से कंपेयर कर सकते हो, एक्सिस से नहीं. सो हमने 3 नए शब्द देखे, तीनों का इस्तेमाल लगभग सेम ही काम कर रहा है. तो आप ऐसे मत हो जाना कि 3 जगह एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तीनों का एक ही पर्पस है कि आप रिलेटिव वैल्यूएशन में अपनी कंपनी को उसके बराबर की, उसी के टाइप की कंपनी से कंपेयर करें. ओके, चलिए लिख लीजिए. वी कंपेयर our company with